Assalamualaikum students, this is Danish Oza. You're watching Physics Learning with DR. कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया जाए, उनसे कुछ क्वेश्चन जो थे वो करवाए जाए। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट वेव्स। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं, दैट इज़ न्यूटन डेरिवेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड। कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो न्यूटन ने कैसे उसका जो है वो रिलेशन डिराइव किया, कितनी उसकी वैल्यू आई थी और में एरर क्या था, उसके ड्रॉबैक क्या थे, वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। ई जो है वो कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है, रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब इन दोनों चीजों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है। साउंड जो है, साउंड वेव्स वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने अस्यूम किया, अजम्पशन ली कि हमारे पास जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन के दौरान जो साउंड वेव्स हैं उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी कि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसी अजम्पशन से उसने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट की। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन देखी, कहते हैं कि ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ एयर डज नॉट चेंज। न्यूटन ने अजम्पशन ली कि कंप्रेशन के दौरान एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अभी मैंने वो बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं, तो उसकी अगर हम एक उसको विजुलाइज करना चाहें तो हम इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो साउंड वेव्स बन रही है, यहाँ पे जो मेरे मुंह के करीब जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस होंगे, फिर आगे रेयरफेक्शन होगी। तो इस तरह से साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अब ये रेयरफेक्शन है और आगे कंप्रेशन है। अब रेयरफेक्शन के दौरान आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स, ये जो वेव है ये थोड़ी दूर दूर है। इसका मतलब है कि रेयरफेक्शन के दौरान जो टेम्परेचर ऑफ दिस वेव है वो डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही हम कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन में देखेंगे यही वेव यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो करीब करीब आ गए। अब कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारे पास जो न्यूटन ने अजम्पशन ली, न्यूटन ने कहा कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। इट मींस कि यहीं से हमें पता चल गया कि न्यूटन ने जो अजम्पशन ली है वो गलत ली है, क्योंकि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन न्यूटन ने कहा कि टेम्परेचर सेम रहता है और वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यही उसकी गलती थी और यही हम कैलकुलेट करके देखेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। तो न्यूटन के अजम्पशन के मुताबिक अब हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट करना है, उससे हम जो है वो स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे। तो अब अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो डेफिनेटली उस गैस के वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर ये हमारे पास कोई ये गैस है और इस गैस पे हम जो है वो इसका ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसका वॉल्यूम अगर हमारे पास पहले V है और हम इस पे एडिशन कर देते हैं डेल्टा P, प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब वो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करता है कि हमने इसका जो प्रेशर है वो कितना बढ़ाया है। लेट्स सपोज कि इसके वॉल्यूम में ये चेंज आ गया, डेल्टा V आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना प्रेशर ज्यादा किया उतना ही हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट वाइल फॉर, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो आपस में इनवर्सली रिलेट करती है। इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो यहीं से हमने देखा कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा के P प्लस डेल्टा P कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। पहले अगर हमारे पास वॉल्यूम V था, वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा V, तो V माइनस डेल्टा V हो गया। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया P से P प्लस डेल्टा P, यानी कि डेल्टा P उसमें एडिशन की, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, P मल्टीप्लाई बाय V, ये PV तो ऐसे ही रहा,
ये P मल्टीप्लाई बाई V, यानी कि ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास PV आ गया, फिर आगे ये P डेल्टा V से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस P डेल्टा V आ गया, फिर डेल्टा P V से मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V। अब ये जो डेल्टा P डेल्टा V है ये बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत थोड़ा सा चेंज है। अब जब बहुत स्मॉल चेंज वॉल्यूम में आए और बहुत स्मॉल चेंज प्रेशर में आए तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद और छोटी वैल्यू हमें देते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसी वजह से ये डेल्टा वाले टर्म जो है वो यहाँ से निग्लेक्ट कर दी। अब ये PV जो है ये PV इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P V एक्सप्रेशन बच गया हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास ये दो टर्म बचे हैं, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, P डेल्टा P V इज इक्वल टू P डेल्टा V आ जाएगा। अब हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए हम सारा कुछ कर रहे थे, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम निकालते हैं, ये तीन तरह का होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, तो जहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आता है तो उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, तो यहाँ पे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे, लेकिन हम बल्क मॉडुलस, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम के लिहाज से हमने इसको लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन के मुताबिक मैं इस वाली एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूंगा। अब मुझे यहाँ से P निकालना है, प्रेशर निकालना है, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से मुझे P निकालना है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं डेल्टा V से डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V की फॉर्म में लेके जाना है, ताकि ये जो E है ये P के इक्वल हो जाए, यानी कि उसको मैं रिप्लेस कर सकूंगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखना है। तो इस केस में मैं इसको ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूंगा V के साथ, ये मैंने डिवाइड किया तो ये V से कैंसिल, तो डेल्टा V बाय V आ गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ये स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन हो गया, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको मैंने बल्क मॉडुलस कहा तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल आ गया, और यहाँ पे ये P जो है ये बेसिकली E के इक्वल हो गया, और इस इक्वेशन में जो हमने E रखा हुआ था उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ P के साथ। अब P क्या है? P बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमारे पास STP पे जो प्रेशर है वो है, तो इसके ये वाली इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी कि V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। अब अगर प्रेशर की बात की जाए STP पे तो 1.0110 पर 5 पास्कल होता है हमारे पास, और डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये दोनों वैल्यूज मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, ये वैल्यूज पुट की मैंने, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 280 मीटर पर सेकंड आ गया। अब प्रॉब्लम ये हुई हमारे पास कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है फॉर स्पीड ऑफ साउंड वो 332 मीटर पर सेकंड है, 332 मीटर पर सेकंड है, जबकि जो न्यूटन की कैलकुलेशन के मुताबिक जो न्यूटन की थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है वो 280 मीटर पर सेकंड है। और स्टार्ट में हमने यही चीज देखी थी कि न्यूटन साहब ने जो अपनी अजम्पशन ली है वो गलत ली है। क्यों? न्यूटन ने कहा था कि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, जबकि हमने देखा कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यही उसकी यहाँ पे गलती थी, और गलती आपको दिखाई भी देगी, ये वेरिएशन आ रही है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 332 मीटर पर सेकंड, और उसकी न्यूटन की जो वैल्यू आई थी 280 मीटर पर सेकंड आई थी, इसका मतलब है ये वेरिएशन। अब अगर आप इसमें एरर निकालना चाहेंगे कितने परसेंट एरर आया है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। 280 ऑब्टेन्ड वैल्यू अपॉन जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी उसको उससे डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 16% जो है वो एरर आ जाता है। ये जो 16% का एरर है ये क्यों आया? क्योंकि उसने आइसोथर्मल प्रोसेस हमें कहा था। अब ड्रॉबैक क्या हुआ यहाँ पे? ड्रॉबैक या कंक्लूजन इसका क्या हुआ? कंक्लूजन इसका आप ये कह सकते हैं कि जी कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन सेम, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट विल चेंज। अब अगर चेंज होगा तो उसने कहा था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बेसिकली दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज एन आइडियाबेटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कंप्रेशन के दौरान सेम नहीं रहता बल्कि वो चेंज होता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसने इसकी करेक्शन की थी लैपलास करेक्शन के नाम से, यही एक और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये भी हम देखते हैं डेरिवेशन इसको हम कैसे सॉल्व